You guys, welcome all to the eStudent platform. Myself, Vision Bia. Earlier section in our part 6, we have completed up to a 51st question, right? And today we can start with the 52nd question. Okay, fine. I think previous section was aired up very fast. Okay, so let me start from a 52nd question. Okay, guys, I hope you are doing well. Just practice every questions which you have done, or also we can just bring up with the new questions and you can practice it. If you are having any doubt, you can ask us. There is no problem with that. Okay, guys. Today we can start with the from 52nd question. Just concentrate on the question. What's the question is asking? Just read it once. For the first order reaction, if the time taken for a 50% of a reaction is t seconds, if the time taken for the 50% of the reaction is t seconds, the time required for the completion of 99.99% reaction is what? Guys, ये तो सिंपल है, क्योंकि हमको पता है नॉर्मली हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है भाई. हमको पता है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है 0.693 डिवाइड बाय के, है ना. यही होता है ना भाई. देखो नॉर्मली 50 सेकेंड का ऑफ लाइफ फाइंड करने के लिए हमको एक फॉर्मूला पता है. क्या बोला है पहले? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ए रिएक्शन कौन सा रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ द रिएक्शन इज टी सेकेंड्स. सो उन लोग पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पे फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग द टी सेकेंड, है ना. क्या बोल रहा है? टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ द रिएक्शन इज टी सेकेंड. टाइम टेकन फॉर 50%. 50% मतलब क्या है भाई? 50% मतलब कि इसका टी ऑफ है 50 सेकेंड्स. टी ऑफ कितना है भाई? नहीं, टी ऑफ नहीं बोल रहा है. टी ऑफ क्या होता है? टी ऑफ फाइंड करना है के बाई सॉरी टी ऑफ क्या होता है? 0.693 डिवाइड बाई के ना. ये टी ऑफ, हमको टी ऑफ पता है 0.693 बाई के. ओके, क्या बोल रहा है? taken if the time taken for 50% of the reaction is t second. Time taken for 50% of the reaction is t second. चलो ठीक है भाई, हमको ये पता है कि टाइम कितना होता है. ठीक है, अब इसमें हम फाइंड कर सकते हैं कि k वैल्यू है ना. k वाली क्या है? k वैल्यू है 0.693 डिवाइड बाई टी ऑफ. ठीक है भाई. हाँ, हम पहले बोल रहा है 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टी ऑफ टाइम लेता है. ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है what is the time taken for 99.99%. what is the time taken for 99.99% टाइम क्या है भाई? पहले हम क्या करना है इसके लिए, किसके लिए? ये टाइम के लिए फॉर्मूला निकालो. क्या भाई फॉर्मूला? फॉर्मूला पता है 99.99. जनरल फॉर्मूला को पहले जनरल फॉर्मूला क्या है भाई? फर्स्ट ऑर्डर के लिए जनरल फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K इंटू लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है भाई, देख ये नॉर्मली T का फॉर्मूला है. अभी हम T, हमको K वैल्यू पता है ना. हमको पहले K वैल्यू क्या है भाई? K वैल्यू देख, हम लोग बोल रहे हैं उन लोग का टाइम है ना. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही बोल. देखो ये कौन सा रिएक्शन है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 50% टाइम होने के लिए टी सेकेंड बोल रहा है. मतलब कि हम लोग 99.99% के लिए कितना टाइम? ये भी फर्स्ट ऑर्डर है. दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर. सो वी कैन यूज द K value and we can substitute here, right? We can use the K value and we can substitute that in here. Okay, how to substitute it? Just look here. Now T of T 99.99% के लिए होता है 2.303 डिवाइड बाय K वैल्यू कितना भाई? K वैल्यू कितना है? 0.693 बाय T ऑफ 0.693 बाय T ऑफ होता है K वैल्यू. ठीक है, 0.693 बाय T ऑफ. सॉरी, ये T ऑफ नहीं है, T है. क्यों?
क्या बोल रहा है इधर, इधर बोल रहा है टी सेकेंड्स है बस, ओनली 50% के लिए टी सेकेंड्स है, टी ऑफ मेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है। टी ऑफ मेंशन मत करो आप भी, मतलब आपका मर्जी है, मतलब कि करना तो लास्ट में मत करना, ठीक है बस। चलो अब देखो, इज इक्वल टू कितना है, लॉग बाय, भाई ये नॉट वैल्यू क्या है भाई, पहले ये नॉट था, कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी रिएक्शन आपको ये नॉट मेंशन नहीं किया, मतलब कि इट विल बी ओनली 100% विद द स्टार्टिंग रेट, देन व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर 90.99% रिएक्शन। देख आपको इसमें कितना रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 99.99% हो गया, मतलब कि ये नॉट फाइनल क्या है भाई, फाइनल रिएक्शन, फाइनल का वैल्यू कितना है, इस दोनों को माइनस करो, कितना आता है, दोनों को माइनस करने के बाद आता है इनिशियल, बस इतना बचा हुआ है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बचा हुआ है, ठीक है। ये क्या था, ये इनिशियल प्रोडक्ट था, क्या था, इनिशियल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो इनिशियल प्रोडक्ट पता है, फाइनल प्रोडक्ट पता है हमको, अब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, अब फॉर्मूला पे रियल फॉर्मूला, अब हमारा आता है 99.99% के लिए 2.303 इंटू टी बाई 0.693 है ना, 0.693 इंटू लॉगरिथम ऑफ लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 100 था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.001 था, बस अब आ गया ना हमारा आंसर। देखो अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आता है भाई, कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलता है इसका 2.303 डिवाइड 0.693 इंटू टी इंटू लॉग ऑफ कितना मिलता है, 5 मिलता है, इसको लॉग करो पहले, ठीक है, कितना आता है, 5 आता है। अब इसको सॉल्व करो, आता है 10t, मतलब कि टाइम टेकन फॉर 99.99% के लिए आता है 10t आता है, बस देखो भाई आ रहा ना, मिल गया ना हमारा आंसर, है ना। देखो बस सिंपल है, चल ठीक है भाई। देखो पहले स्टेप क्या था, पहले था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, और दूसरा क्या था, पहले दूसरा इंट था, एक्चुअली हम इसको इंट मानना पड़ता है, हिंट, क्योंकि हमको एक चीज बोला है, क्या है, 50% के लिए टाइम कितना होता है, टी होता है, 50% के लिए टाइम होता है टी, और कंप्लीट 99.99% के लिए कितना होता है, वही तो देखना है, ठीक है भाई। चलो देखो भाई इसको समझ आया, ये भी फर्स्ट ऑर्डर था, 9 ये इंट था हमारे लिए, क्या था, ये इंट था हमारे लिए, ये 99.9% के लिए अभी फाइंड करना है, ठीक है। अभी इसका टाइम क्या लेना है, इसका टाइम है हम ए वाला लेना है, ठीक है। अब देखो, अब नॉर्मली अभी अभी हमारे लिए इसका टाइम नहीं दिया है, दिया होता है ना हमको के पता चल जाता था, है ना, इसका टाइम दिया होता है ना, हमको के में सब्स्टिट्यूट कर सकता था, लेकिन टाइम नहीं दिया, फिर भी हम के सब्स्टिट्यूट कर चुका है ना, के सब्स्टिट्यूट कर चुका है। अभी देख, अभी इतना तक रिलीज हो गया, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है आंसर, देखो कहां पे, आपको समझ आया होगा ना ये वाला पार्ट, देखो भाई समझ आया होगा आपको, ठीक है, देख लो, आपको कोई भी डाउट हो, देखो इस पार्ट में कॉन्सेंट्रेट करो, इस पार्ट में कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, क्योंकि इसमें इनिशियल नॉर्मली ऑलवेज इट शुड बी कंसिडर्ड एज 100, ओके, 100%, पहले 100%, उसके बाद दे आर आस्किंग दैट, what are they asking, they're asking that time required for the completion of 99.99% reaction, it means that for the completion of 99.99%, what's the final, it is the initial, okay, for final we have to do minus with the completed, 99.99% is completed, इसको माइनस करने के बाद हमको फाइनल मिलता है, फाइनल कितना बचा हुआ है, पहले इतना था, अब इतना बचा हुआ है, कब, इतना रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना बचा हुआ है, 0.001% बचा हुआ है, वही ध्यान में रखना, ठीक है इसको। चलो चलो बच्चों, हम चलेंगे अभी, इसका आंसर देखो क्या है, इसका आंसर है अभी 10t है ना, 10t है, देखो कितना है, 10t है, बस हो गया। देखो अभी हम आएंगे 53 के ऊपर, देखो एक क्वांटम का क्वेश्चन है, ऑपरेटर का क्वेश्चन है, ऑपरेटर क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है, ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर है,
ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर है। ऑपरेटर किसके ऑपरेट कर रहा है? इसके, ये फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, मतलब कि कैसे करना है भाई, इसको ऑपरेट करना है कैसे, बस ये इसका ऑपरेटर क्या, इस ऑपरेटर का क्या काम है भाई? देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। इफ ई पावर अल्फा एक्स इज एन आइगन फंक्शन, ये तो फंक्शन है, एंड dn बाई dx टू द पावर ऑफ n इज एन ऑपरेटर, देन द आइगन वैल्यू विल बी, देखो बोल रहा है ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का काम क्या काम है भाई? आप कोई भी देखा होगा ना ये ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये क्या है भाई? ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। क्या करता है? कोई भी फंक्शन मिला, देखो हमको अभी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स के फॉर्म पे, क्या मिल जाएगा हमको? हमको मिलेगा 2 टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1। क्या भाई इसका आंसर? इसका आंसर है 2x। हाँ, मतलब कि इस ऑपरेटर का काम है डिफरेंशिएशन करना है। क्या काम है? डिफरेंशिएशन करना है। अभी हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन बोल रहा है e टू द पावर ऑफ अल्फा इंटू एक्स। हाँ चले, हमारा क्या काम था? डिफरेंशिएशन का काम है। किसका ऊपर? पहले फंक्शन लिखो, कौन सा था फंक्शन? फंक्शन है e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स है फंक्शन। ऑपरेटर कौन सा है? ऑपरेटर है डी टू द पावर ऑफ डी पावर एक्स पावर एन, मतलब कि nth पावर टाइम पे ऑपरेट करना है। ठीक है भाई, nth पावर टाइम ऑपरेट करना मतलब कि हमको ये नहीं चलता है, हमको नहीं चलता है, हमको इसलिए हम एक चीज मान लेंगे कि इसको हम मान लेंगे डी टू द पावर ऑफ डी एक्स टू द पावर ऑफ 2 मान लेंगे ना, इसको मान लेंगे, सिंपल चीज है। ठीक है, हम इसको एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। कैसे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे? इसका क्या करना है? इसका एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि टू द पावर ऑफ n करना है ना, ये तो आसान नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि वन एन इज एन क्या भाई? n होता है 0 1 2 3, मतलब पूरा होता है, पूरा n माइनस n तक होता है, मतलब कि n कुछ भी हो सकता है, n 1000 भी हो सकता है। x टू द पावर ऑफ 1000 करना आसान है भाई? नहीं, ये तो आसान नहीं है, इसलिए हम मान लेंगे, इसको कर लेंगे पहले। ठीक है, इसको ऑपरेटर मान के हम इसको सॉल्व कर लेंगे फंक्शन को। कैसे भाई? देखो सॉल्व करता हूं मैं, डी टू द पावर ऑफ dx टू द पावर ऑफ e पावर अल्फा एक्स, इसको सॉल्व करो। क्या होता है भाई? इसको सॉल्व, पहले इसको, ठीक है, पहले सेकंड डिफरेंशिएशन ना, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है ना। हाँ, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। अभी देखिए इसको सॉल्व करो, पहले पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है। इसको हमको पता है, कोई भी हो e टू द पावर ऑफ ax को मानता है, e टू द पावर ऑफ x का e टू द पावर ऑफ x से बनता है, और इस दोनों का डिफरेंशिएशन करना है दोबारा, a आता है, समझ रहे हो? और x का 1 आता है, मतलब कि हमारा आंसर आना चाहिए a इंटू e टू द पावर ऑफ ax, मतलब इसका भी ऐसा ही है, अल्फा इंटू सॉरी e टू द पावर ऑफ अल्फा x इंटू अल्फा x का डिफरेंशिएशन करना है, क्या आता है? 1 आता है, बस हमारा आंसर क्या है? अल्फा इंटू e टू द पावर ऑफ अल्फा x। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करो। एक बार डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया। अब दूसरा डिफरेंशिएशन करो, x और अल्फा टू द पावर ऑफ अल्फा टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो। क्या आता है भाई? अल्फा तो कांस्टेंट है, ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, सेम ही आता है ना, अल्फा टू द पावर ऑफ अल्फा इंटू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना क्या आता है? इसको आता है सेम, इसको क्या आ गया? इसको देखो क्या आ गया, ई आना चाहिए। क्या आता है? अल्फा इंटू ई टू द पावर ऑफ अल्फा इंटू एक्स, मतलब कि हमारा आंसर आना चाहिए क्या है? अल्फा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स। बस देखो क्या है भाई, हमारा आंसर आ गया। किसके लिए? हम इससे ऑपरेटर लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ ई टू द पावर ऑफ ई एक्स आ गया। ठीक है, मतलब कि हमारा क्या था, वहां पे पूछा है आइगन वैल्यू पूछा है ना। आइगन वैल्यू मतलब क्या भाई? कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेंगे, ऑपरेट कर लेंगे, उसका वैल्यू सेम आना चाहिए विथ आइगन वैल्यू। ठीक है, देखो देखो पहले पहले आइगन वैल्यू बाद में बोलता हूं, पहले इसको देखो, डिफरेंशिएट कर दिया आपने। हाँ, अभी इसका nth ऑर्डर को चेक करो, डी टू द पावर ऑफ
x to the power of n is equal to x to the power of n into e to the power of alpha x, मतलब कि हमारे लिए मिल गया d to the power of n के लिए मिल गया, मतलब क्या हम टू ऑर्डर सेकेंड टू n is equal to 2 कंसीडर किया था, n is equal to 2 कंसीडर किया था, अभी x is alpha to the power of 2 आ गया, मतलब कि alpha to the power of n है ना। हाँ बस देखो भाई, हमारे लिए इसका डिफरेंशिएट करने के बाद इसका आंसर मिला, ठीक है, ये आंसर मिला। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाना, क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आइगन फंक्शन, मतलब कि आइगन फंक्शन क्या होता है ना, आइगन फंक्शन होता है, आइगन फंक्शन होता है कि कोई भी हो डी, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया इसको, कोई कंपाउंड को, ठीक है, इसको डिफरेंट कर दिया। मैं इसको एग्जांपल में दिखाता हूं, देखो मतलब कि कोई भी अभी इसको ऑपरेटर को फंक्शन के साथ ऑपरेट कर दिया, अभी हमारा फंक्शन एक कुछ फंक्शन का वैल्यू इनटू फंक्शन आना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब कि कोई ऑपरेटर लगा दिया आपने, कोई ऑपरेटर लगा दिया किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर, ये फंक्शन दोबारा आना चाहिए, ये फंक्शन दोबारा आना चाहिए विद सम कांस्टेंट वैल्यू, विद सम कांस्टेंट वैल्यू, इसको बोलता है हम आइगन वैल्यू। कब आता है आइगन वैल्यू, कब हम आइगन फंक्शन लेता है, कब हम फंक्शन कौन सा फंक्शन लेना है, हम लेना है आइगन फंक्शन। हम आइगन फंक्शन लेने के बाद हमारे लिए आइगन फंक्शन दोबारा वापस आना चाहिए और विद आइगन वैल्यू, ठीक है। अब देखो हमारा कौन सा था, हमारा वैल्यू था ई पावर अल्फा एक्स था, ये क्या था, ये था आइगन फंक्शन, ये था आइगन फंक्शन, इसको ऑपरेटर के साथ हम ऑपरेट कर दिया, ठीक है। हमारा वैल्यू क्या क्या आया था, हमारा वैल्यू आया था x टू द पावर ऑफ n e टू द पावर ऑफ अल्फा x, मतलब कि ये तो आइगन फंक्शन है ना, ये तो आइगन फंक्शन है ना, ये आइगन फंक्शन है, ये क्या था, यही हमारा आइगन वैल्यू, क्या भाई, यही है हमारा आइगन वैल्यू। देखो भाई देखो कितना आसान है ना, देखो ये हमारा आइगन वैल्यू है, ठीक है, देखो ये हमारा आइगन वैल्यू है भाई। चलो अल्फा टू द पावर ऑफ n इज आवर आइगन वैल्यू, सो जस्ट लुक आउट द आंसर, व्हाट शुड बी योर आंसर, आंसर शुड बी अल्फा टू द पावर ऑफ n। द आइगन वैल्यू पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, आइगन वैल्यू पूछ रहा है, आइगन वैल्यू क्या है भाई, आइगन वैल्यू होता है अल्फा टू द पावर ऑफ n, बस सिंपल। बस भाई क्वांटम केमिस्ट्री पे अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है, नॉर्मली बेसिक क्वेश्चंस आता है क्वांटम केमिस्ट्री पे, क्योंकि हमको पता है हमने 11th एंड 12th पे क्वांटम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, लेकिन क्वांटम का बेसिक्स था, क्या था, मैथमेटिक्स पे हमने पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन पढ़ा था, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ चुका था, क्या था, एनर्जी लेवल डायग्राम्स वगैरह कुछ कुछ पढ़ा है ना, वहां पे क्वांटम दोनों मिक्स करके मैथमेटिकल, मतलब कि माइक्रो स्टेट्स, मतलब कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स को कुछ मॉडल से मतलब कौन सा मॉडल है, हमको किसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, डायमेंशनल्स, है ना, मतलब रिजिड रोटार, वो वाला मॉडल्स होता है, उस मॉडल से बेसिस में हम क्वांटम को लेके उसको एक्सपेरिमेंट करके जाता है, ठीक है। इसमें हमको क्या यूज होता है, इसमें हमने अल्फा टू द पावर आइगन वैल्यू पढ़ सकते हैं, कोई भी कोई बीएससी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में किया होगा उसको उसको पता होगा कि आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होता है, लेकिन अभी आइगन वैल्यू कि नॉर्मली इतना इतना आसान है, ये तो इतना बेसिक्स है, ठीक है, इतना बेसिक्स है, आपको केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अल्फा टू द पावर ऑफ n है, ठीक है, चलो हमारा आंसर मिल गया, और दोबारा देखना तो देख लो पूरा। देखो भाई, ठीक है, हमारा ए मिल गया था, उसके बाद ये हमारा आइगन वैल्यू था, आइगन फंक्शन का था, ठीक है।
चलो ठीक है, हमारा आंसर मिल गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब चले 54 के ऊपर। कौन सा है? 54 के ऊपर देख लो। क्या भाई 54 की क्या पूछ रहा है? हाँ, क्या पूछ रहा है भाई? प्रोजेक्टाइल मास। देखो 54 कॉन्सेंट्रेट करो, क्या है? हम अभी अभी देखा ना, ऑटोमिक स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे थे, मैं ऑटोमिक स्ट्रक्चर। देखो क्या, प्रोजेक्टाइल मास, अ प्रोजेक्टाइल मास ऑफ 0.1.0 ग्राम है, इज नोन टू बी विद इन अ 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये क्या है? ये 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड क्या है? वेलोसिटी है। क्या है भाई? वेलोसिटी है। अ प्रोजेक्टाइल मास इज नोन टू बी विद इन 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। हमको पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ वेलोसिटी है। और मास कितना है? हाँ मास दिया है, मतलब कि मास और वेलोसिटी दिया है, मास और वेलोसिटी दिया है। मीन टू बी क्या भाई? मोमेंटम है। क्या भाई? मोमेंटम है। हमको पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। अब देखो, calculate the minimum uncertainty in its position। भाई uncertainty principle है भाई। what is uncertainty? what is Heisenberg uncertainty principle? देखो सिंपल चीज बात बोलता हूं मैं। Heisenberg uncertainty position मतलब कि कोई दो चीज को एक टाइम में नहीं देख सकते, बस कोई दो चीज को एक ही टाइम में नहीं देख सकता है। भाई देखो, हमारा साइंटिस्ट लोग है ना, कैसे है? देखो कैसे ही बोला है ना, नॉर्मली हमको जनरली पता है ना। देख, हमको जनरली पता है ये रोड है, ठीक है, ये नॉर्मली है, ये हाईवे है, ठीक है। हम मान लेंगे NH14 है, ठीक है। हम मान लेंगे हाईवे है, ठीक है। हाईवे में एक रिंग आता है और इधर पे एक दूसरा हाईवे आता है, इधर भी दूसरा हाईवे आता है, ठीक है। अब इधर इस साइड में अब और एक रिंग आता है, ठीक है। इस साइड में और एक क्रॉस आता है। अभी एक बस इस साइड से आ रहा है, ठीक है। एक बस कहां से आ रहा है? अभी एक बस इस साइड से, लॉरी मान लेंगे, ठीक है। एक लॉरी है इस साइड से आ रहा है और एक दूसरा लॉरी है इस साइड से आ रहा है, ठीक है भाई। और एक दूसरा लॉरी है इस साइड से आ रहा है, ठीक है। इससे क्रॉस कर रहा है, ये भी इस साइड से क्रॉस कर रहा है। मतलब कि आप इधर खड़े हैं। क्या भाई? आप इधर खड़े हैं, मतलब कि आप एक ही टाइम पे इसको और इसको दोनों का एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल सकते। एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल सकते भाई। वही तो है ना, वी कांट टेल द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बोथ द बसेस एट व्हाट टाइम दे आर कमिंग, राइट? That what uncertainty principle says. It says momentum and the position of any particle can't be determined at a time itself. At the same time, we can't determine the momentum and the position. That what uncertainty principle says. देख, हमको ये पता है, हमको क्या पता है? इस साइड से एक व्हीकल आ रहा है, उस साइड से एक व्हीकल आ रहा है, दोनों किस टाइम पे आया, एक टाइम पे ही नहीं देख सकते ना। वही तो साइंटिस्ट ने साइंटिफिक वे में बोला है, बस भाई सिंपल चीज है, हमको ऐसे बोला है। समझ रहे हो? हाँ देखो, इसको बोलता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टाइन, सर्टाइन नहीं है, अनसर्टाइन है। गलत गलत हम कोई भी डिटरमाइन करने के लिए जाते हैं ना, गलत बोलता है, गलत डिटरमाइन करता है। ये आंसर है, बिल्कुल गलत आता है। दो बंदा होना चाहिए डिटरमाइन करने के लिए ना, एक बंदा इधर देख सकता है और एक बंदा इधर देख सकता है ना। हाँ चलो ठीक है, हो गया कहानी। अब बात कर लेंगे प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है भाई, कहानी तो सुन लिया आप लोग ने। अभी कहानी कहानी का कहानी के लिए जवाब तो देना पड़ता है ना। आप लोग सुनाया नहीं सुनाया, अभी इस क्वेश्चन पे टेस्ट कर लेंगे। क्या है, कैसे टेस्ट कर लेंगे देख लो भाई। आप अनसाइंटिफिक प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला निकलना है, फॉर्मूला निकल गया। ठीक, कौन सा था? देखो, साइंटिस्ट ने, आइसेनबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया है। कौन सा था? मोमेंटम और पोजीशन का इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसके लिए? अनसर्टेनिटी पोजीशन, अनसर्टेनिटी एंड पोजीशन। चलो, क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। देखो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गया फॉर्मूला। अभी हमारे लिए क्या क्या दिया है? मास दिया है 0 पॉइंट कितना है भाई? 1 कितना दिया था मास? 1.0 ग्राम।
ए 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, 1.0 ग्राम है, मास दिया है 1.0 ग्राम और वेलोसिटी दिया है 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। भाई देख लो, अभी इसमें मास भी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, हमको क्या फाइंड करना है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या भाई इसको बोलता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है अनसर्टेन मोमेंटम। देखो, ठीक है, अनसर्टेन पोजीशन हो गया, अनसर्टेन मोमेंटम हो गया। क्या फाइंड करना है? अनसर्टेन पोजीशन फाइंड करना है। मोमेंटम को हमको पता है मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। ठीक है भाई, देखो हमको मास पता है, वेलोसिटी पता है, अब फाइंड कर लेंगे डेल्टा एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 इंटू पाई इंटू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी है ना भाई। देखो मिल गया। क्यों? ये क्या था? ये नॉर्मली डेल्टा पी था, हम ऐसे से लिख लिया। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, अब सब्स्टिट्यूट करो। क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या होता है भाई? एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, कितना है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 0.662 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। कितना भाई? जूल सेकेंड्स आता है। ठीक है, और क्या चाहिए? और हमको पाई वैल्यू पता है 3.14, मास वैल्यू भी पता है, डेल्टा वी वैल्यू पता है, लेकिन लेकिन हमारे लिए एक ग्राम्स को केजी पे कन्वर्ट करना है। हमको क्या पता है? हमको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, है ना। और इधर भी देखो, माइक्रोमीटर है ना। मीटर मीटर तो ठीक है, मीटर से मेजर करता है ना, इसको केजी पे मेजर करता है। अब देखो एच कितना भाई? एच होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड और 4 इंटू 3.14 पाई वैल्यू। और मास कितना है भाई? मास है 10⁻³ kg है। और वेलोसिटी कितना है भाई? वेलोसिटी है 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। हो गया मीटर पर सेकेंड, हो गया। अब देखो, अब फाइंड करो इसको, अब कैलकुलेट करो, टोटल हमारा आंसर आता है क्या? कितना था भाई? देखो फाइंड करो एक बार कैलसी पे। डेल्टा एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻26 मीटर आना चाहिए। समझ रहे हो भाई? बस इतना आना चाहिए। देखो भाई, हमारा आंसर है ए वाला आंसर। आप फाइंड करो एक बार, चेक करो, मिल जाएगा इतना ही आंसर। ठीक है, चलो सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत बनाओ आप लोग, इतना सिंपल है, आसान से आप कर सकते हैं, है ना। अभी इसमें पोजीशन पूछा है, अब क्या पता नेक्स्ट में उसको स्क्वायर करके ऐसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें, लेकिन आप नॉर्मली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है? मैं ये अनसर्टेन पोजीशन क्यों होता है? अनसर्टेन पोजीशन है होता है, इसको हम अनसर्टेनिटी हाइसेनबर्ग्स प्रिंसिपल। ठीक है भाई, अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल। चलो आंसर 5.27 10⁻⁻26 मीटर आता है, आना चाहिए। देखो कितना आना चाहिए? 5 10⁻⁻26 मीटर आना चाहिए। समझ रहे हो? देखो भाई क्या था आंसर? 5 इंटू 10⁻⁻26 मीटर। भाई आपको एक चीज डाउट आ सकते है ना, अब मीटर पर सेकंड क्यों नहीं हो सकता है? मीटर ही क्यों हो गया?
हाँ भाई, ये डाउट आना चाहिए आप लोगों को। क्यों? मैंने बोला था कि यूनिट कन्वर्जन है हमारा ज्यादा काम आता है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहा है, इसलिए यूनिट कन्वर्जन पे हमको टफ क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि भाई ये देख, हम नॉर्मली हम मैंने क्या बोला, हमने क्वांटम कब से पढ़ाने शुरू किया? हमने क्वांटम बीएससी से शुरू किया था, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, क्वांटम पे इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन नॉर्मल मतलब मीडियम लेवल पूछ सकते हैं। कहीं पे भी टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कंसिडर कर लेंगे उसका मीडियम क्वेश्चन है। लेकिन यूनिट कन्वर्जन हमने बहुत टाइम से, मतलब कब से, 9th एंड 10th से शुरू किया था। क्यों? जॉउल क्या होता है भाई? यूनिट वर्क का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? जॉउल्स है ना। जॉउल्स मतलब कैसे डिराइव हो किया, वो वाला पार्ट मेन चीज आता है। लेकिन इसको हम देखो, नॉर्मली जॉउल्स का यूनिट आता है, जॉउल्स क्या है? जॉउल्स इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। कैसे आ गया भाई ये जॉउल का? देखो जॉउल ऐसा यूनिट का वर्क क्या है? वर्क का ऐसा यूनिट है जॉउल है, ठीक है, जॉउल है। वर्क क्या है भाई? वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। फोर्स क्या है भाई? मास इंटू एक्सिलरेशन ना। फोर्स फोर्स होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो आइसो लिख ले, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, मास है, ठीक है भाई। एक्सिलरेशन क्या है? एक्सिलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। क्या भाई? वेलोसिटी बाय टाइम होता है, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। भाई वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय, पहले टाइम था, दोबारा टाइम आ गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है भाई? मीटर है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मीटर होता है ना। देखो मास का क्या यूनिट है? केजी है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट है? मीटर है। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, मीटर है। और डिवाइड बाय दो टाइम है, टाइम स्क्वायर है। अब इसको फॉर्मूला क्या आता है? केजी मीटर स्क्वायर पर टाइम का क्या है? सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर। बस क्या है था भाई? केजी का, जॉउल्स का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो आ गया था। कैसे आ गया? मैं हम तो देख लिया कैसे आ गया। देखो एक बार देख लो, आप ध्यान से देख लो। कैसे आ गया भाई? आ गया ना। ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखो आ गया। अभी इसमें देखो, पहले ऊपर था जॉउल्स था, जॉउल्स इंटू सेकेंड डिवाइड बाय केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जॉउल्स क्या था? जॉउल्स है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है था, है ना। इनटू सेकेंड था, इनटू कहां पे सेकेंड था? इधर सेकेंड है ना, जॉउल सेकेंड, हाँ इधर जॉउल सेकेंड है। अब देखो, अब केजी है इनटू मीटर इनटू पर सेकेंड। देखो भाई, पर सेकेंड और ऊपर जाएगा, पर सेकेंड ऊपर जाए क्या हो जाएगा? पर सेकेंड ऊपर जाके मीटर सेकेंड है, पर सेकेंड है, और सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, डिवाइड बाय केजी इंटू मीटर है। अब देखो कैंसिल कर दो यूनिट को, क्या भाई? केजी केजी कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर एक है, और एक मीटर कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल। अब क्या बचा, बचा हुआ है? अब तो मीटर बचा हुआ है, बस हमारा यूनिट आ गया मीटर। ठीक है भाई, देखो यूनिट कन्वर्शन है हमारा मेन बात है, ठीक है। देखो हम तो आंसर तो सॉल्व कर दिया, लेकिन यूनिट कन्वर्जन है ना भाई। यूनिट कन्वर्जन हम 11 10 से 10 9 से शुरू कर दिया, इसलिए क्या आता है, यूनिट कन्वर्जन को हमारा ज्यादा बेसिक आना चाहिए, इसलिए क्या पूछता है क्वेश्चन सेटर ने, यूनिट क्वेश्चंस के ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो टफ क्वेश्चंस नहीं, इजी है। क्यों? हम प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए टफ लगता है, हम प्रैक्टिस कर दिया तो इजी होता है बस। देखो मीटर है, बन गया। चले, हम अभी चले किसके ऊपर? 55th क्वेश्चन देख, 55th क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, देख लो। पढ़ो भाई क्वेश्चन एक बार।
55th क्वेश्चन देखो, देखो, in NMR spectroscopy, by what mechanism the saturation effect is removed to maintain the population difference? भाई कौन सा मैकेनिज्म है भाई? हमको पता है सैचुरेशन इफेक्ट को रिमूव करना है. व्हाट, बाय व्हाट मैकेनिज्म द सैचुरेशन इफेक्ट इज रिमूव्ड टू मेंटेन द पॉपुलेशन. कैसे भाई? क्या सैचुरेशन इफेक्ट है? हाँ भाई, हमारा एनएमआर रिजल्ट, हमारा फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट कैसे भाई? देखो, ये अल्फा स्टेट कंसीडर करो, ये बीटा स्टेट है, कोई भी स्टेट है. देखो, आप ऐसे नहीं, ये अल्फा है बीटा, लेकिन हम अल्फा मांगता है, इसका हम मान लेंगे, इसका प्लस ऑफ स्टेट है, इसका माइनस ऑफ स्पिन का है. स्पिन, ठीक है, स्पिन का वैल्यू है. तुमको पता है ना, नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब इसका माइनस होता है, एक तो प्लस होता है ना. इसलिए हम इक्वल एंड ऑपोजिट तो कैंसिल हो जाता है ना. चले देखो, कब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अप्लाई करता है. इस साइड पे क्या है? इस साइड पे रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करता है. रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करता है कहां पे? नीचे पे. पहले नॉर्मल स्टेट है, हम इसको मान लेंगे एक्साइट स्टेट और नॉर्मली अपर स्टेट. ठीक है, हम मान लेंगे इसको अपर स्टेट है. ठीक है, अब देखो, अपर स्टेट और लोअर स्टेट है, इसका डिफरेंस तो ठीक है, अपर स्टेट है लोअर स्टेट है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इसमें पॉपुलेशन का क्या होता है? पॉपुलेशन मतलब कि स्पिन से था ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर, न्यूक्लियर स्पिन, इसमें ज्यादा होता है. हमको पता है नॉर्मली लोअर स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होता है, अपर स्टेट में पॉपुलेशन है कम रहता है. ठीक है, मतलब कि इसका पॉपुलेशन ज्यादा है, मोर पॉपुलेटेड है, इसका लो पॉपुलेटेड है. ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब कितना हो गया भाई? इसमें कितना है? इसमें 5 है. ठीक है, इसमें 5 है, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 है. हाँ, इसमें भी 5 है. कब तक? इतना तक. और 3 एक्स्ट्रा है, ये 3 है एक्स्ट्रा, मतलब कि इस, ये 3 के वजह से, ये 3 के वजह से हमारा एनएमआर डेटा है. देखो, ये 3 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये 3 मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके वजह से, ड्यू टू दिस extra nuclear spins, due to this extra nuclear spins, we get a NMR data. कैसे भाई? कैसे? कब रेडियो फ्रीक्वेंसी को हमने इधर पास करता है ना, ये तीनों एक्साइट हो जाएगा. इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को लेके अपर स्टेट को, बीटा स्टेट को एक्साइट होके इसका पॉपुलेशन को बढ़ाता है. कैसे? इसका पॉपुलेशन को बढ़ाता है. ठीक है, इसको पॉपुलेशन को एक्साइट होके, कब दोनों होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी करना है और रेडियो फ्रीक्वेंसी भी डालना है. ठीक है, क्या होता है? अपर स्टेट के एक्साइट होके हमारा एनएमआर डेटा अपर स्टेट एक्साइट हो जाता है. उसके बाद कब इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी को कट करता है ना, कब वो नीचे आ जाता है. नीचे कैसे आता है? नीचे आने के टाइम पे हमारा एनएमआर डेटा आता है, एनएमआर डेटा. ठीक है भाई, एनएमआर डेटा दिखाता है. ठीक है, एनएमआर डेटा दिखाता है. क्या है भाई? एनएमआर डेटा दिखाते हैं. उसके बाद ये नीचे आता है ना, नीचे आने को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन मतलब कि नीचे वाला स्पिन लोग है ऊपर गए हैं, नीचे वाला स्पिन लोग ऊपर गए हैं. क्या है? तुम लोग कहां पे पढ़ाई कर रहे हैं? हो सकता है तुम लोग कहीं पे बाहर है. ठीक है, देखो, आपने घर घर के छोड़ के आप लोग पढ़ाने के लिए कॉलेज पे गया. ठीक है, पढ़ने के लिए कॉलेज पे गया. अब घर है तुम्हारा, क्या है? ग्राउंड स्टेट है. कॉलेज है तुम्हारा, एक्साइटेड स्टेट है. मतलब कि मेन स्टेट, मतलब कि तुम्हारा घर ही तुम लोग का मेन है. हॉस्टल पे रह गया, वो तो तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट ही है. कॉलेज पे रह गया, वो भी एक्साइटेड स्टेट है. एक्साइट मतलब कि अपर स्टेट है. तुम लोग कब नीचे, मतलब तुम्हारा घर पे वापस आता है ना, वो होता है रिलैक्सेशन टाइम. तुम लोग कॉलेज पे होता है, तुम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कब तुम लोग घर पे चलते हैं ना,
ज्यादा पढ़ाई करता है क्या? नहीं, क्या करता है? मजे करता है, वही तो रिलैक्सेशन करता है, बस यही होता है भाई एनएमआर। रिलैक्सेशन करने के टाइम तुम लोग कुछ बात ही करता है। रिलैक्सेशन कैसे करता है? रिलैक्सेशन करता है, किसके साथ करता है वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड है, कोई किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोग क्या करता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर स्पिन कुछ डेटा रिलीज करता है, उस डेटा से हम देख सकते हैं वहां पे क्या क्या कॉम्पाउंड है, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या क्या शिफ्ट दे रहा है, समझ रहे हो? बस अब देखो, रिलैक्सेशन दे रहा है, ठीक है, वो कौन सा रिलैक्सेशन है? रिलैक्सेशन दे रहा है मतलब कि ये स्पिनिंग तो नहीं करता है, न्यूक्लियर ओवर अवसर भी इफेक्ट नहीं है, मतलब कि रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन का कितना टाइप है? रिलैक्सेशन है दो टाइप है, ठीक है भाई, रिलैक्सेशन है दो टाइप है, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन और स्पिन लैटिस रिलैक्शन। हम देख लेंगे स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन क्या होता है, ठीक है भाई। हम स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन क्या होता है देख लेंगे भाई। कैसे? देखो मैं आपको दिखाता हूं, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन क्या होता है पहले। स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, भाई स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन क्या है? स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन मतलब कि देख लो क्या है। देखो भाई स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन क्या है, मतलब कि कब ऊपर टू नीचे आने के टाइम पे ना, ऊपर टू नीचे आने के टाइम यहाँ पे बी नॉट होता है। बी नॉट क्या भाई? बी नॉट होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, मतलब कि ये बी नॉट वैल्यू होता है ना, बी नॉट वैल्यू, ये स्पिन नीचे आने वाला स्पिन है ना, ये नीचे वाला स्पिन ये परपेंडिकुलर, मतलब कि अभी बी नॉट इस डायरेक्शन में है, ये आता है इस डायरेक्शन पे, नीचे वाला स्पिन परपेंडिकुलर टू है ना, परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, हाँ, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन टाइम होने के टाइम पे रिलैक्सेशन, क्या भाई? रिलैक्सेशन होता है ना, वो परपेंडिकुलर टू रिलैक्सेशन अकर्स परपेंडिकुलर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड बी नॉट, ठीक है। देखो मतलब कि द सेम plane with the signal directed spin spin relaxation does not change the energy of the spin state, मतलब कि एनर्जी को चेंज नहीं करता है, मतलब कि स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन होने के टाइम पे energy of a spin is not changed, बस आपको यही बात ध्यान में रखना है। बस देखो क्या था, energy of a spin is not changed during relaxation, during spin spin relaxation, but what is spin lattice relaxation, वो भी देख लेंगे क्या था। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, स्पिन लैटिस रिलैक्शन मतलब कि वो परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू अकर, अकर पैरेलल टू बी नॉट, अकर पैरेलल टू बी नॉट और सेम डायरेक्शन ऑफ बी नॉट एंड क्या, and loses the energy of a spin is not changed in a spin spin lattice, but here energy of a spin is lost to the lattice, lost to lattice, lattice मतलब क्या है? lattice मतलब की सराउंडिंग। देखो भाई मतलब कि स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन टाइम पे क्या होता है, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन टाइम पे एनर्जी ऑफ अ स्पिन इज नॉट चेंज्ड, स्पिन का एनर्जी चेंज नहीं हुआ है, स्पिन का एनर्जी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इधर क्या है, एनर्जी ऑफ अ स्पिन इज लॉस्ट, एनर्जी ऑफ अ स्पिन इज लॉस्ट टू अ लैटिस मींस सराउंडिंग। देखो यही बात है, ठीक है, बस
इस दोनों में कौन सा चूज करना है भाई? एनर्जी लॉस होना चाहिए ना। कब कोई कोई है मॉलिक्यूल, कोई स्पिन हम नीचे से रेडियो फ्रीक्वेंसी से एनर्जी लिया होगा, वो एनर्जी को छोड़ना होता है ना, एनर्जी को छोड़ के नीचे आना पड़ता है, क्योंकि दोबारा रेजोनेंस होना चाहिए ना, दोबारा ऊपर जाना होता है ना उसको। हाँ, दोबारा ऊपर जाना होता है, मतलब कि वो एनर्जी रिलीज करके नीचे आना, तो अच्छे वाला रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि देख, आप लोग ने घर से कॉलेज गए थे, कॉलेज टू घर आने के टाइम कॉलेज का सब कुछ छोड़ के उधर उधर तुम लोग का सब कुछ छोड़ के ध्यान वगैरह, मतलब क्या क्या पढ़ के आए सब कुछ उधर छोड़ के उधर टीचर वगैरह कुछ आपको आपको कुछ बोला होगा, सब कुछ वो चीज ध्यान में नहीं नहीं रख के आप घर पे आके आराम से रिलैक्स रिलैक्स करते हैं ना, वही इधर हो रहा है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। मतलब कि एनर्जी स्पिन को लॉस करके उसके घर पे आराम रिलैक्स करने के लिए आता है, लेकिन स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन पे वो ऐसे नहीं करता है, वो पूरा ध्यान में रख के आ रहा है, नहीं ऐसे हुआ, मेरा मेरा आज आज दिन अच्छा नहीं हुआ, आज दिन मैम ने ऐसे बोल दिया, आज दिन सर ने मुझे को ऐसे बोल दिया। हाँ, ये चीज नहीं करता है, ये चीज ये वाला ऐसे करता है, इसलिए तो अच्छा नहीं है, नॉट गुड। लेकिन ये अच्छा है, गुड। देखो भाई, हमारा जीवन है केमिस्ट्री के लिए बहुत रिलेटेड है, हमारा जीवन केमिस्ट्री पे बहुत रिलेटेड है भाई, बहुत रिलेटेड है। देखो, हो गया, चले आ जाओ। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए स्पिन स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। मतलब कि पॉपुलेशन डिफरेंस है, कम हो गया, बस टू मेंटेन द पॉपुलेशन डिफरेंस रिलेशन कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर नीचे वाला पॉपुलेशन था, कम हो गया, ऊपर वाला ज्यादा हो गया, कब? रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐड करने के बाद, अब रिलेक्शन करके इक्वल बनता है, इक्वल। ठीक है भाई, बस चले, हम चलेंगे अब 56 क्वेश्चन पे ऊपर, ध्यान में रखो। 56 क्या है भाई? देखो क्या था 56, पढ़ ले, पढ़ो एक बार। देखो भाई, the hydrogen molecule when hydrogen is replaced by deuterium, what will happen to the rotation constant B? भाई रोटेशन कांस्टेंट भी कहां पे आया? रोटेशन कांस्टेंट हमने देखा है कि क्या पे? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देखा है। एंड बी का क्या था वैल्यू बाय बी? बी का वैल्यू था एच कट बाय न्यू आर स्क्वायर, है ना भाई? एच कट बाय न्यू आर स्क्वायर था बी का वैल्यू, है ना? देख लो, अच्छे से देख लो, सॉरी ये तो बी का 2i, सॉरी एच कट बाय 2i, आई मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? आई वैल्यू होता है न्यू आर स्क्वायर। देखो भाई, बी का वैल्यू होता, बी क्या लिया है? बी है रोटेशनल कांस्टेंट, बी होता है रोटेशनल कांस्टेंट। बी होता है रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम रिप्लेस करते हैं डिटोरियम पे, हायर आइसोटोप पे। रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है भाई? हमने देखा है क्या भाई, हमने नॉर्मली एक ग्राफ भी देखा है, एक स्ट्रक्चर, एक नॉर्मल सा एक ग्राफ देखा है, कौन सा ग्राफ था वो? हाँ भाई देखो, हमने देखा है नॉर्मली रोटेशनल लाइंस को, हम नॉर्मल रोटेशन क्या था? रोटेशनल लाइंस है, टू बी से गैप था, है ना भाई? पहले कितना था? पहले था 2b था, अब क्या हो गया? अब 4b हो गया, उसके बाद क्या हो गया? 6b है, उसके बाद 8b है। मतलब कि एक दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था? 2b आ रहा था, दोनों का डिफरेंस 2b आ रहा था, है ना भाई? इसका मतलब कि नॉर्मल कब है? नॉर्मल 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 सब्स्टिट्यूशन कब? उसको आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, आइसोटोपिक। हाँ, ये इक्वल था, पहले कितना था भाई? पहले तो इक्वल था, पहले इक्वल था, ठीक है। अब क्या हो गया? अब होता है डिक्रीज होता है, कब है? रोटेशनल कांस्टेंट इक्वल था, अब क्या होता है? अब रोटेशनल कांस्टेंट
ऐसे पहले इतना था, पहले ऐसे था, अब आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। देखो हाँ, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद बी वैल्यू क्या है, बी वैल्यू रोटेशनल कांस्टेंट वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, रोटेशनल कांस्टेंट। देखो ये नॉर्मली ये थियरी था, नॉर्मली फॉर्मूला के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके हम वहां पे भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखो क्या था भाई, नॉर्मली हमको पता है b इज इक्वल टू एच कट बाई 2 म्यू आर स्क्वायर ना, आई का वैल्यू क्या था, आई का वैल्यू है म्यू आर स्क्वायर है। अब देखो कब न्यू मतलब कि रिड्यूस मास है ना, मास को कब इंक्रीज, मतलब हाइड्रोजन था 1 है और डिटोरियम का 2 आता है ना भाई, मतलब डिटोरियम का मास इंक्रीज है ना, ड्यूटेरियम का मास इंक्रीज मतलब कि ड्यूटेरियम को हम इंक्रीज कर लेंगे, मतलब कि मास को इंक्रीज कर लेंगे, मतलब कि रेड्यूस मास को इंक्रीज कर लेंगे। क्या होता है पी वैल्यू, हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब कि कब आप रेड्यूस मास को इंक्रीज करेगा बी तो डिक्रीज हो जाएगा। बस सिंपल सिंपल चीज है। कब आप रेड्यूस में कैसे इंक्रीज कर रहे हैं भाई, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि इसका मास था पहले 1 था, अभी इसको क्या कर रहा है, अभी हम 2 मास का इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि मास 1 से 2 मतलब बढ़ा रहा है, मास को बढ़ा रहा है, रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। बस चलो, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, रिमेन सेम नहीं है, डिक्रीजेस, हाँ डिक्रीज हो रहा है, बिकम जीरो नो, इंक्रीजेस नो, चले बी है, बस हो गया। चले भाई, चले हम चले 57 के ऊपर, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं 57, भाई 57 देख लो क्या है, क्या पूछ रहे हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है किसमें, फॉर अ रियल गैस सीपी चेंजेस टेम्परेचर बट डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। सीपी वैल्यू क्या भाई, सीपी भाई, सीपी क्या होता है भाई, क्या होता है सीपी, एक कांस्टेंट प्रेशर क्या है, हाँ देखो सीपी होता है, देखो भाई क्या था सीपी, देखो नीचे पहलेंगे, सीपी क्या होता है भाई, सीपी, सीपी क्या है भाई, सीपी होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, सीवी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है भाई, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो सीपी का फॉर्मूला क्या था भाई, सीपी इज इक्वल टू dq बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, हाँ और सीवी का क्या है, सीवी होता है du बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखता है कैसे, सीपी इंटू डी टी इज इक्वल टू एंथैल्पी, हमको पता है कि Q इज इक्वल डी है ना, मतलब एंथैल्पी होता है, टीन एंथैल्पी, इसको कैसे लिखता है, CV इंटू डी टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना भाई। अब देखो क्या है, एट कांस्टेंट एट हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू क्या है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो, अब ये हमारा पार्ट है, ध्यान में रखो इसको। अब आ जाओ हमारा ऑप्शंस के ऊपर, क्या बोल रहा है, फॉर अ रियल गैस, for a real gas, ideal for a real gas, Cp changes with temperature but does not change with pressure, ठीक है, ठीक है करेक्ट मान लेंगे, उसके बाद देख लेंगे और भी है, और भी ऑप्शंस है, हो सकता है कोई भी करेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट देखो 57 देखो क्या है, 57 पूछ रहा है कि फॉर एन आइडियल गैस Cp
चेंजेस नाइदर विद टेम्परेचर नॉर विद, नहीं चेंजेस विद टेम्परेचर है। सी देखो, फॉर रियल गैस Cp changes with temperature but does not with pressure। हाँ भाई ये भी ठीक है, दोनों सेम लग रहे हैं ना, ठीक है ठीक है, ये मान लेंगे। अभी डी देखो, फॉर रियल गैस Cp changes with both, नहीं ये तो गलत है भाई। इसको देखो, फॉर ऑप्शन ए, फॉर रियल गैस Cp changes with temperature but does not change with pressure, दोनों सेम ही है ना। फॉर रियल गैस Cp changes with temperature but does not change with the pressure, but does not with pressure, दोनों सेम ही है ना। को पता है P कांस्टेंट है ना, P कांस्टेंट है, इसलिए हम मानते हैं T विद रेस्पेक्ट टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है भाई, बस हो गया। अब देखो 59 पे आता, मतलब दोनों ऑप्शन ठीक है, A एंड C। ठीक है भाई, अब चले ऑप्शन 8 के ऊपर। ऑप्शन 8 देखो, सॉरी क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 58 देखो, ब्रैक्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज, भाई ब्रैक्स लॉ ना रिपीटेड हो रहा है बार बार, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, बस एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसका वैल्यूज क्या क्या होता है भाई, देखो मैं इसको बताता हूं क्या होता है। क्या ब्रैक्स लॉ क्या होता है भाई, ब्रैक्स लॉ और ऑफ अ डिफरेंशियल एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन, क्या है ब्रैक्स लॉ, क्या पढ़ते हैं भाई, ब्रैक्स लॉ relation between, relation of Bragg's law give a relation of interplanar distance DHKL and differential angle, है ना, and diffraction angle। क्या था डिफ्रैक्शन एंगल, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, इसमें क्या है n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा इज इक्वल टू स्कैटरिंग एंगल, और लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ था, ये तो पता होगा, ठीक है वेवलेंथ है, वेवलेंथ यूज कर लेंगे। और डी क्या है, डी है यही है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है डी, डी ठीक है, डिफ्रैक्शन एंगल वही तो थीटा है, ठीक है। चलो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, चले इसका क्या था, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, बस ध्यान में रखना भाई, इसमें ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा हो गया। अब चले कौन से ऊपर, हम चले अभी 59 के ऊपर। क्या भाई 59 क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि टू बी क्लासिफाइड एज अ नॉन नैनो स्केल एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी वन डायमेंशनल इन द ऑर्डर ऑफ, भाई हमको पता है क्या है, ये एंगस्ट्रॉम होता है, और ये तो पिकोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है, और इसको बोलता है नैनोमीटर। क्या बोलता है भाई, इसको नैनो स्केल बोलता है, 10⁻⁹ को नैनो स्केल बोलता है, 10⁻15 को पिको बोलता है, सॉरी 10⁻15 नहीं, 10⁻12 को पिको बोलता है, 10⁻12 को पिको बोलता है, 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉम बोलता है, ठीक है। देखो हमारा आंसर है ऑप्शन डी है, ठीक है भाई, देख इतना आसान है, यूनिट यूनिट का ही है, ठीक है। चले अब चले 60 क्वेश्चन के ऊपर। 60 क्या बोल रहे हैं भाई, 60 क्वेश्चन, 60 हाउ मेनी फेज प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ये दोनों सॉलिड है और एक गैस है, मतलब कि टू फेसेस बोल सकते हैं ना, नहीं एक गलत है, टू फेस नहीं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट दोनों सॉलिड है, लेकिन वो दोनों सेम फेस नहीं है, ठीक है, वो दोनों सेम फेस नहीं है भाई, एक पत्थर है एक शुगर है, ठीक है, दोनों सेम फेस है क्या, नहीं दोनों अलग अलग फेस है ना। अब कोई सॉल्ट है, देखो सॉल्ट मान ले और एक शुगर मान ले, ठीक है, दोनों का फेस सेम हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, क्यों, सॉल्ट सॉल्यूशन अलग है और शुगर सॉल्यूशन अलग है ना,
सॉल्ट सोल्यूशन अलग है, शुगर सोल्यूशन अलग है, ऐसे ही है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों का फेस है अलग अलग है, इसलिए टू फेस नहीं, ये थ्री फेस होता है। कितना भाई? थ्री फेस होता है। चलो, हो गया? समझ रहे हो ना आप क्या होता है? देखो अच्छे से देखो क्या है वहां पे, बोल रहा है कि थ्री फेस होता है ना? देखो भाई, हमने ऑलमोस्ट ए पेपर कंप्लीट कर दिया, 60 क्वेश्चन था, ए पेपर कंप्लीट कर दिया। अभी हम हमारे पास है और भी क्वेश्चन पेपर लेके आना है, ठीक है? और भी क्वेश्चन पेपर लेके आना है, ठीक है? उसके पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का फेस डायग्राम कैसे होता है, कितना फेस होता है, फेस डायग्राम क्या होता है। फेस डायग्राम के आपको अच्छे से पता चल जाता है ना क्या हो रहा है इसमें, है ना भाई? चलो देखो, फेस डायग्राम देखो कैल्शियम कार्बोनेट का। भाई एक बॉक्स बना लेंगे पहले, ठीक है? ठीक है भाई, बॉक्स बना दिया हमने। अब देखो इसका फेस क्या था भाई, पहले इसका फेस नीचे से अब अलग अलग हो गया, ठीक है? इसका है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है? इसका देखो, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट लिक्विड फेस का, सॉरी। इधर कैल्शियम कार्बोनेट, वो समझ आ रहा है ना? देखो कितना फेस है, अब तीन फेस बन चुका है ना? बस अभी इसका ट्रिपल पॉइंट आता है इधर, ट्रिपल पॉइंट आता है इधर, कहाँ पे? इधर 1250 पे है। इसका आता है नॉर्मली इधर है, इधर है मिनिमम टेम्परेचर 1450 है। इधर का टेम्परेचर का है, इधर प्रेशर का है बाहर का, ठीक है? देखो 80 आता है, 80 बार है, ठीक है? मैक्सिमम 200। चलो भाई देखो, ये आता है कैल्शियम कार्बोनेट का फेस डायग्राम, ठीक है भाई? चलो मैं थ्री फेस आता है, एक दो तीन ट्रिपल पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है? चलिए भाई, चलिए दोस्तों, अब हो गया हमारा पेपर, हो गया। अब अब हम कर लेंगे नेक्स्ट सेक्शन, और कोई और पेपर लेके आएंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे सब। हम आपके लिए इतना हेल्प कर रहा है कि इतना कर रहा है कि हम इतना मदद कर रहा है आप लोग के लिए, आप लोग भी एक मदद कर सकते हैं ना क्या? हमको कुछ कुछ भी मदद नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर निकाल दो, और कोई आईआईटी जैम कोई भी हो, कोई भी पेपर को आप कर लेंगे, ठीक है? बस इतना इजी है, चलेगा इस। चलो, थैंक यू। हम 2014 पेपर को इधर कंप्लीट कर दिया, हम नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे, ठीक है? चलो गाइस, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, वेलकम।